हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पर। ये हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस के एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन से करेक्ट है, ठीक ना। फर्स्ट है, फॉर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इनोमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, अ रेजोल्यूशन मस्ट बी पास इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक ना। अगर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में कानून बनाना चाहती है तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास होना चाहिए दोनों हाउसेस से, ठीक ना। क्या स्टेटमेंट ये करेक्ट है? नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो इस प्रकार का रेजोल्यूशन पास होना चाहिए वो केवल राज्यसभा से पास होना चाहिए ना, काउंसिल ऑफ स्टेट से, अपर हाउस से, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, केवल हमको राज्यसभा से पास होना चाहिए वो रेजोल्यूशन, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ रेजोल्यूशन पास्ड एज स्टेटेड अबव कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर। तो इस प्रकार जो रेजोल्यूशन पास होगा वो 1 साल से अधिक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, एक एक साल करके कई बार बढ़ाया जा सकता है इस प्रकार का रेजोल्यूशन जो पास होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। तो रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 249 में दिया हुआ है। यानी अगर राज्यसभा किसी भी मैटर पर जो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है 2/3 मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी इसके लिए क्या चाहिए होती है, 2/3 मेजॉरिटी से जो मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनके, तो स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट को जो है तो कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। और ये जो सब्जेक्ट होता है स्टेट लिस्ट का वो नेशनल इंटरेस्ट में रहना चाहिए, तभी जो है तो रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। दूसरा है कि जो ड्यूरेशन होता है रेजोल्यूशंस का वो मैक्सिमम 1 साल के लिए एक बार में बढ़ता है और इस तरह करके कई बार इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही बार बढ़ाया जाता है, ठीक ना। तो ये भी जो तो आर्टिकल 249 में ही मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी स्टेटमेंट को दिए हैं आर्टिकल 73 के बारे में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तो जो यूनियन होती है उसके एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सटेंड के बारे में बात की गई है। तो आपको बताने हैं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। पहला है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू ऑल मैटर विथ रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज टू मेक लॉज। यानी पार्लियामेंट के पास जिन भी सब्जेक्ट पे कानून बनाने की शक्ति है उसमें जो है तो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है, वहां पर यूनियन पावर जो है तो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड है स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आल्सो एक्सरसाइज सच अथॉरिटी अवेलेबल अंडर एनी ट्रीटी। और जो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो उस सब्जेक्ट पे भी होगा अगर कोई भी ट्रीटी से वो सब्जेक्ट आया है, यानी वो सब्जेक्ट अगर किसी ट्रीटी के अंतर्गत है स्टेट्स और सेंटर के बीच, तो वहां पर भी यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो बोथ 1 and 2 आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक ना। तो आर्टिकल 73 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की एक्सटेंड करती है उन सभी मैटर्स पे जिसपे पार्लियामेंट्स को लॉ बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 73(1) जो है वो बात करता है कि जो इस प्रकार की पावर है गवर्नमेंट के पास, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास, वो उस ट्रीटी पर भी लागू होती है जो किसी भी स्टेट्स और सेंटर के बीच हुई रहती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन स्टेट रिलेशन। तो यहाँ पर यूनियन और स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन से इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला है, इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ए मैटर बिटवीन द थ्री काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स लेजिस्लेशन प्रीडोमिनेंस हैज गिवन टू द यूनियन। तीन प्रकार की लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। तो अगर किसी भी मैटर में ओवरलैपिंग होती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहां पर प्रीडोमिनेंस दिया जाएगा, जो यूनियन का लेजिस्लेशन होगा, जो यूनियन केंद्र का जो कानून होगा उसको जो है तो प्राथमिकता दी जाती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। In the concurrent sphere, in case of repregnancy between the union and state law relating to the same subject, the farmer prevails, even if the state law was reserved for the assent of the president
एंड हैज रिसीव्ड सच असेंट। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट का है और उसमें स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकती है, तो अगर इस प्रकार का जो कानून होगा उसमें उस कानून में यूनियन का जो कानून होगा, फार्मर जो होगा वो प्रिवेल होगा, यानी यूनियन का जो कानून होगा वो प्रिवेल करेगा। चाहे वो सब्जेक्ट जो है तो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा गया हो स्टेट के द्वारा, स्टेट लॉ के द्वारा, ठीक है, जो स्टेट लॉ प्रेसिडेंट का असेंट प्राप्त कर चुका हो, अगर ऐसा कानून है तो भी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होता है, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी स्टेट जो सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में है, अगर उस पर स्टेट कानून बनाता है, उसको प्रेसिडेंट के असेंट मिल जाता है, ठीक है, स्टेट लॉ जो रिजर्व किया जाता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए और प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाता है, तो वो स्टेट का जो लॉ है वो प्रिवेल करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन का लॉ प्रिवेल करने की बात की गई, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि द वेस्टिंग ऑफ द रेसिडुअल पावर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द प्रेसिडेंट ऑफ द कनाडा एंड नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो रेसिडुअल पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो फॉलो करती है कनाडा का जो प्रोसेस है वहां का, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो 1 और 3 स्टेटमेंट है, बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक ना, तो कोई भी अगर मैटर है जो कंकरेंट लिस्ट में है उसमें हमेशा यूनियन का जो कानून होता है वो प्रिवेल करता है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा स्टेट लॉ है जो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जो है तो रखा गया था और प्रेसिडेंट का असेंट रिसीव कर लेता है, तो वहाँ पर जो स्टेट का लॉ होता है वो प्रिवेल करता है। ठीक ना कि यूनियन का। और वहीं पर थर्ड जो स्टेटमेंट दिया था जो रेसिडुअल पावर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कनाडियन मॉडल से एक्सेप्टेड है, सिमिलर टू कनाडियन मॉडल है, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था उसमें पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने हैं इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट में इंटरेस्ट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट आर to its officer functions relating to state subject to which the executive power of the that state extent। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत सरकार के अनुमति से जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो यूनियन जो गवर्नमेंट्स के है या उसके ऑफिसर्स हैं उनको जो है तो कोई भी कार्य करने के लिए इंटरेस्ट कर सकती हैं, जवाबदारी दे सकती हैं, अगर वो सब स्टेट्स का सब्जेक्ट है और वो उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की है तब पर भी यूनियन गवर्नमेंट्स को भारत सरकार को दिया जा सकता है उसके ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट पर। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कहा जा रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट इंटरेस्ट टू एनी स्टेट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर द फंक्शन ऑफ द रिलेशन टू एनी मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड। अब यहाँ पर सेकंड स्टेट में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है मैटर है जिसमें यूनियन की जो है तो एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है, वो सब्जेक्ट प्रेसिडेंट जो है तो स्टेट गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर्स को नहीं सौंप सकता। तो ये इनकरेक्ट है, प्रेसिडेंट जो है तो यूनियन का जो सब्जेक्ट है उस मैटर पे भी स्टेट गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर्स को कोई भी काम सौंप सकता है। तो यहाँ कैन नॉट लिखा था वो आपका इनकरेक्ट है ना। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहता है कि वो सौंप सकता है, जो यूनियन का अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है वो स्टेट गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर्स को करने के लिए सौंप सकता है। थर्ड स्टेटमेंट है देयर इज ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ नेशनल इंटीग्रेटेड काउंसिल। तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल क्रिएट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजंस है, तो कोई भी प्रोविजन नहीं है, ये इनकरेक्ट है आपका स्टेटमेंट। ठीक ना, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड भी इनकरेक्ट है, केवल फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी डी नंबर जो है आपका ऑप्शन वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक ना, तो आर्टिकल जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है वो एस्टेब्लिश किया गया था रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1961 के द्वारा। ठीक ना, बाकी आपको समझा ही दिया गया है पहला और दूसरा स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट गिविंग स्पेशल स्टेटस टू ए स्टेट। अगर स्टेट किसी भी स्टेट्स को यूनियन जो है तो गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस देती है तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि जो सेंट्रल है वो असिस्टेंट करेगी, ग्रांट इन एड देगी और वो बिना किसी लोन के। ठीक ना, तो लार्ज परसेंटेज ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट विल बी गिवन टू ग्रांट इन एड इन स्टेट्स, उस स्टेट्स को ग्रांट इन एड दिया जाएगा। ठीक ना,
तो कोई भी उसके लिए बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता, ना कि लोन के लिए बात की जाती है, ठीक ना। ना तो जो तो इसमें कहा गया है फोर्थ स्टेटमेंट की यूनियन गवर्नमेंट जो तो मीट्स एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्पेशल स्टेटस, यानी स्पेशल स्टेटस दे दिया गया तो स्टेट के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सभी यूनियन गवर्नमेंट्स पूरा करेगी। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, केवल ए नंबर आपका स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेशल स्टेटस में जो है तो यूनियन गवर्नमेंट जो है तो ग्रांटिंग एड देती है किसी भी स्टेट को एज ए असिस्टेंस के रूप में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग कैन इटेब्लिश एडिशनल कोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर कंटेनिंग यूनियन लिस्ट। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी मैटर जो यूनियन लिस्ट में है उस पर एडिशनल कोर्ट कौन बना सकता है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो पार्लियामेंट बना सकती है बाय द लॉ के द्वारा, ठीक ना। तो पार्लियामेंट की पावर होती है एक एडिशनल कोर्ट बनाने के लिए, अगर कोई भी मैटर जो यूनियन लिस्ट का है उसको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडिशनल कोर्ट बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असर्शंस रीजंस को आपको बताना है असर्शंस या रीजंस करेक्ट है कि नहीं और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन रीजन असर्शंस का कि नहीं। पहला है ऑल इंडिया सर्विसेज वायलेट द फेडरल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। जो ऑल इंडिया सर्विस होती है वो वायलेट करती है जो फेडरल प्रिंसिपल्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको, साथ साथ ऑटोनॉमी स्टेट्स का। तो ये ऑल इंडिया सर्विस के बारे में कहा जाता है जो कि एकदम बिल्कुल असर्शन जो है तो आपका सही है, ठीक है। इसी प्रकार रीजन्स क्या दिया है ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती है ऑफिसर्स आर गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के जो रूल होते हैं उसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव फुल कंट्रोल ओवर दे, तो फुल कंट्रोल स्टेट्स को गवर्नमेंट्स को नहीं होता उनके ऊपर, कुछ हद तक कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका रीजन्स जो है तो इनकरेक्ट है, सही है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव फुल कंट्रोल, तो फुल कंट्रोल नहीं होता यहाँ पर, रीजन्स भी आपका सही है और इसी वजह से ये जो तो जो फेडरल प्रिंसिपल्स है उसको उसका वायलेशन माना जाता है। तो यहाँ पर आपका असर्शंस और रीजन्स सही है, रीजन्स भी करेक्ट एक्सप्लेनेशंस दिया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बोथ असर्शंस एंड रीजन क्या होता है इंडिविजुअली ट्रू होता है और जो रीजन होता है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशंस दिया है असर्शंस का। जो ऑल इंडिया सर्विस होती है वो वायलेट करती है जो फेडरल के प्रिंसिपल्स होते हैं उनको, लेकिन जो है तो इस प्रकार जो है तो सेंटर और स्टेट्स के बीच जो है तो क्या बनी रहती है हार्मनी बनी रहती है। इसमें कुछ रीजंस दिए गए हैं क्यों ऐसा कहा गया है, द हेल्प द मेंटेनिंग द हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन सेंटर एज वेल एज स्टेट्स। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है जो स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, साथ ही साथ इंश्योर किया जाता है जो यूनिफॉर्मिटी होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो थ्रू आउट द कंट्री है पूरे स्टेट्स में समान तरह का जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन हो, और साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन और ज्वाइंट एक्शंस, ठीक ना। लेकिन जो इसमें कंट्रोल की बात किया जाता है तो उसमें सेंटर का गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ही कम कंट्रोल होता है, तो फुल कंट्रोल स्टेट्स का नहीं होता, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। चार स्टेटमेंट दिए हैं आपको फंद करना। पहला है Parliament shall, while a proclamation of emergency in operation, have power to make laws for the whole or any part of territory of India with respect to any of the matter enumerated in the state list। कहा जा रहा है कि जब इमरजेंसी इम्पोज होती है तो उस वक्त पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर वो कानून बना सकती है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है। सेकंड स्टेटमेंट कहा जा रहा है पार्लियामेंट हैज एग्जीक्यूटिव पावर टू मेक एनी लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है ऐसे मैटर्स पे जो ना तो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट, यानी रेसिडुअल है और या यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर जो है तो पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव पावर होता है। तो ये भी करेक्ट है, जो रेसिडुअल पावर होती है उसमें भी पार्लियामेंट को पावर होती है और जो यूनियन लिस्ट है उसमें तो रहती ही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। थर्ड स्टेटमेंट है पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी लॉ
फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेंशन विथ अदर कंट्री। अगर किसी अन्य कंट्री से जो इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट या कन्वेंशन हुए हैं या अदर कंट्रीज से हुई हैं, तो उनको लागू करने के लिए पार्लियामेंट जो है तो कानून बना सकती है होल या किसी एक पार्ट ऑफ टेरिटरी के लिए। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट कहा जा रहा है पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट बाय 2/3 मेजॉरिटी। कहा जा रहा है कि अगर पार्लियामेंट के जो है तो कोई भी रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के द्वारा वो सब्जेक्ट पर जो नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, तो उस पर पार्लियामेंट के पास पावर हो जाती है कि उस पर कानून बना सके उस स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, बी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाह मेड बाय द पार्लियामेंट हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। तो लॉ जो बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वो उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होते हैं, वो नॉट बी डीम्ड टू इनवैलिड। इस प्रकार के जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस है वो इनवैलिड नहीं होंगे, डीम टू इनवैलिड इनवैलिड होंगे, अल्ट्रा वायरस होंगे या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो ये इस प्रकार के जो कानून होंगे वो इनवैलिड नहीं होंगे, यानी ए नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो आर्टिकल 245 कहा गया है आर्टिकल 245 में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसको पास पावर होती है वो किसी भी पार्ट्स के लिए या पूरे पार्ट के लिए जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उस पर कानून बना सकती है, और इस प्रकार का जो कानून होगा वो सभी जगह लागू होता है। इसको इस आधार पे जो है तो कि ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है उस आधार पे इसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 245 क्लास 2 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ प्रिंसिपल सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन। तो यहाँ पर इनमें से बताना है, चार सब्जेक्ट दिए हैं तो आपको बताना है इनमें से कौन प्रिंसिपल्स जो तो सोर्स नहीं है, मुख्य सोर्स नहीं है नॉन टैक्स रेवेन्यू जो यूनियन गवर्नमेंट के पास आता है। तो पोस्ट और टेलीग्राफ टैक्स, ब्रॉडकास्टिंग टैक्स, फॉरेस्ट टैक्स या ओपीएम टैक्स। जो यहाँ पर फॉरेस्ट टैक्स है ये आपका स्टेट्स के टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू है, स्टेट्स का, ना कि यूनियन का। बाकी तीनों आपके यूनियन के हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा आपका सी नंबर ऑप्शन फॉरेस्ट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू का, तो सेंटर के पास कौन कौन से हैं, स्टेट्स के पास कौन कौन से। तो सेंटर की जो मेजर रिसिप्ट होती है, मेजर सोर्स होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू का, उसमें होता है पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवेज, ठीक ना, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, क्वाइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, स्ट्रीट एंड लैब्स और अदर्स जो होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा। वहीं पर स्टेट्स के कौन कौन से होते हैं मेजर सोर्सेस नॉन टैक्स रेवेन्यू के, इरिगेशन होता है, फॉरेस्ट होता है, फिशरीज होता है, स्टेट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होता है, स्ट्रीट एंड लैब्स से होता है, एंड अदर्स चीजें जो है उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सभी मेजर सोर्स हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है इन सब चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी है, एक लिस्ट में आपको सोर्स दिया हुआ है, वहीं सेकंड जो लिस्ट है उसमें टैक्स दिया हुआ है। तो आपको इनको बताना है कौन सा ये करेक्ट है, ठीक ना। पहला ऑप्शन है टैक्सेस लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स। ऐसे टैक्सेस जो यूनियन के द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन कलेक्ट और अप्रोप्रिएट जो किया जाता है वो स्टेट्स के द्वारा किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, वो है स्टाम्प ड्यूटीज, ठीक ना, स्टाम्प ड्यूटीज। फिर सेकंड है टैक्सेस लेविड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द स्टेट। ऐसे टैक्स जो लगाए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और रिटेन किए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा, वो क्या कहलाते हैं, वो है टैक्सेस ऑन द लैंड्स एंड बिल्डिंग्स पर, ठीक है। सी नंबर है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट असाइन टू द स्टेट्स। ऐसे टैक्स जो केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, कलेक्ट भी केंद्र के द्वारा किए जाते हैं लेकिन स्टेट्स को दिए जाते हैं, वो टैक्स कहलाते हैं टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड के समय जो टैक्स मिलता है वो, ठीक ना। तो सी का होगा आपका 5 हो जाएगा। फिर डी नंबर कहा गया है टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर। टैक्स केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, कलेक्ट भी केंद्र के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट दोनों के बीच होता है। तो उस प्रकार का जो टैक्स होता है वो टैक्स होता है इनकम अदर देन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अलावा जो भी इनकम टैक्स होता है वो सभी मैटर आते हैं आपके
जो तो फर्स्ट नंबर आपके ऑप्शंस में। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शंस, ठीक ना। ए का सेकंड है, बी का आपका फोर्थ है, सी का आपका फिफ्थ है और डी का वन है। तो ये फर्स्ट सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है। अब हम लोग देख लेते हैं जो टैक्स लेविड किए जाते हैं सेंटर के द्वारा और कलेक्टर और अप्रोप्रिएट किए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा, वो आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 268 पे। तो यह भी याद रखिए 268 पे जो है वो टैक्स जो है तो लेविड किया जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन उसको कलेक्टेड और अप्रोप्रिएटेड जो किया जाता है वो स्टेट्स के द्वारा है। इस कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है स्टाम्प ड्यूटीज टैक्स ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड अदर्स, ठीक है। वही सेकंड टाइप का है टैक्स लेविड और कलेक्टेड जो किए जाते हैं वो सेंटर के द्वारा किए जाते हैं और असाइन कर दिए जाते हैं स्टेट्स को। तो ये जो है तो आर्टिकल 269 में मेंशन है, तो ये भी याद रखिएगा। इस कैटेगरी में जो टैक्स आते हैं वो टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर इन कोर्स ऑफ इंटर ट्रेड कॉमर्स, और सेकंड है टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ द गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। तो इस प्रकार के जो टैक्स होंगे वो जो तो लेविड और कलेक्ट स्टेट के द्वारा सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उनको असाइन कर दिया जाता है, दे दिया जाता है स्टेट्स को, ठीक ना। नेक्स्ट है कि टैक्स जो है लेविड कलेक्टेड और रिटेन्ड बाय द स्टेट। ऐसे टैक्स जो लगाए के स्टेट्स के द्वारा जाते हैं, कलेक्ट भी स्टेट के द्वारा किए जाते हैं, रिटेन भी स्टेट के द्वारा कर लिए जाते हैं, वो रखे भी अपने पास ही जाते हैं। उस प्रकार की जो लिस्ट है उसमें 18 जो तो ऐसे मैटर हैं जो इस प्रकार के सब्जेक्ट में आते हैं। तो इसमें है लैंड रेवेन्यू आपका, टैक्सेस ऑन द एग्रीकल्चर इनकम, ठीक ना, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर्स लैंड, ई स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, टैक्सेस ऑन द लैंड्स एंड बिल्डिंग्स हो गया आपका, टैक्सेस ऑन द मिनरल राइट्स। तो इस प्रकार के ये आप 18 जो मैटर्स हैं उसको आप लोग यहाँ देख सकते हैं। 10 यहाँ पर है, बाकी 8 यहाँ पर है, तो इनको सबको आप लोग देख सकते हैं कि स्टेट लिस्ट में कौन कौन से ऐसे मैटर हैं, ऐसे ऐसे टैक्स हैं जो लेविड कलेक्टेड स्टेट्स के द्वारा किए जाते हैं, उसको रिटेन भी स्टेट्स के द्वारा ही किया जाता है। फिर आर्टिकल 270 में ऐसे टैक्सेस दिए हैं जो लेविड और कलेक्टेड सेंटर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बिटवीन सेंटर और स्टेट्स के द्वारा। तो इसमें जो है तो आपके इस कैटेगरी में उस प्रकार सभी टैक्स आते हैं जो यूनियन लिस्ट में हैं। अगर वो मेंशन नहीं है हमारे आर्टिकल 268, 269, 269 ए, ठीक ना, उस प्रकार के सभी इनकम जो टैक्स होते हैं, सभी प्रकार के जो टैक्स हैं वो सभी इस लिस्ट में आएंगे। साथ ही साथ जो सरचार्जेस होते हैं जो आर्टिकल 271 में मेंशन है उनको छोड़ के, ठीक है। तो इस प्रकार जो है तो कौन कौन से टैक्स कहाँ पर मैटर दिए हैं, किस लिस्ट किस चीज में आते हैं वो आप लोग याद रखिएगा, किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस एमसीक्यू है उसका पार्ट 1 वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।